जातीय उत्पत्ति का भ्रमजाल। भारतीय सभ्यता और संस्कृति आज चौराहे पर खड़ी है, जहां हर एक और एक जाति दूसरी जाति को नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रही है। इस ऊंच नीच की विषमता से भारतीय संस्कृति कुंठित होती जा रही है। इस कुंठित मानसिकता का गलत अर्थ निकालने में ब्राह्मणवादी मानसिकता के बुद्धिजीवी भला कहाँ पीछे रहने वाले हैं। आज प्रत्येक समाज में लोग अपनी अपनी जातिगत बुनियादी को ब्राह्मणी ग्रंथों के अंदर व्याप्त काल्पनिक कहानियों से जुगलबंदी मिलाने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। मुझे भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समझने और जानने का एक अलग प्रकार का जुनून सवाल रहता है, जिस कारण मैं भारत की सभ्यता और संस्कृति से संबंधित हर एक प्रकार की किताबों का अध्ययन करते रहता हूँ। अध्ययन के अंतर्गत मैं प्रत्येक समाज की जाति आधारित किताबों की व्याख्या देखता हूँ और साथ ही भारतीय समाज के पुरातात्विक साक्ष्यों और अभिलेखों की ओर देखता हूँ। परंतु दोनों के अंदर व्याप्त अंतर विरोध के चलते मेरे अंदर कुंठा पड़ जाती है कि आज लोग कैसे ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई काल्पनिक व्यवस्था के पीछे भागे चले जा रहे हैं। भारतीय पुरातात्विक साक्ष्य कहीं भी या कहीं पर भी जाति आधारित प्रमाण नहीं छोड़ता है, क्योंकि सामान्य लोग ब्राह्मणों के बनाए गए विषम सामाजिक व्यवस्था के चलते अपने आप को उनसे कुछ चक्रों में फंसते और फंसाते चले जा रहे हैं। इन्हीं सभी विषयों को लेकर पुरातात्विक साक्ष्यों और काल्पनिक विचारों को तुलनात्मक अध्ययन आप सबों के बीच में आगे रखने जा रहा हूँ। भारत में कुर्मी जाति के नामकरण एवं अन्य जातियों के नामकरण से संबंधित जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वे अज्ञात काल यानी वैदिक काल, जिसे ब्राह्मणवादी काल्पनिक काल भी कहते हैं, क्योंकि यह पूर्ण रूप श्रुति अर्थात सुनी सुनाई बातों का संग्रह जो आज से 150-200 वर्ष पूर्व पुस्तकों के रूप में लिखा गया था, जिससे जातिगत लेखक अपनी पुस्तक की शुरुआत करते हैं। जैसे सृष्टि निर्माण काल, रामायण काल, महाभारत काल से जाति की उत्पत्ति शुरू करते हुए सीधे मुगल काल यानी मध्यकाल या अंग्रेजों के काल, आधुनिक काल में पहुंच जाते हैं और अपनी जाति का इतिहास लिखना शुरू कर देते हैं। लेखक गण बीच के प्राचीन ज्ञात काल को न जाने क्यों छोड़ देते हैं, जबकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ज्ञात काल का ही समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के ज्ञात काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के काल से ही भारत की सभ्यता और संस्कृति प्रमाणिक और पुख्ता जानकारी मिलती है। उल्लेखनीय है कि ज्ञात काल के प्रमाणिक और पुख्ता अवशेष प्राप्त हुए हैं, जबकि अज्ञात काल, रामायण और महाभारत काल के समय का किसी प्रकार का कोई अवशेष या प्रमाण आज तक नहीं प्राप्त हुआ और न ही उसकी पुष्टि हुई है। यद्यपि कुछ लोग प्राचीन काल के कुछ अवशेषों को जबरदस्ती रामायण महाभारत काल से जोड़ रहे हैं, लेकिन ये उनका अंधविश्वास और जिद्दीपन मात्र है। आप स्वयं भी ज्ञात काल को देखें और समझ सकते हैं। पुरातात्विक दृष्टिकोण से ज्ञात काल को 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। प्रथम है ज्ञात काल का समय पूर्व हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी सभ्यता 3500 ईसा पूर्व से लेकर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का ज्ञात काल है, क्योंकि पुरातात्विक विभाग के पास इस काल के खुदाई से मिले काफी अवशेष मौजूद हैं, जिसमें मानव सभ्यता के विकसित होने का काफी पुख्ता सबूत मिलता है। परंतु इस काल के लोग कौन सी जाति व्यवस्था को मानते थे या कौन सी धर्म संस्कृति को मानते थे या कौन सी लिपि और भाषा को व्यवहारिक रूप में प्रयोग में लाते थे या वे देखने में कैसे थे, आदि तक आज तक किसी भी पुरातात्विक विज्ञानी या पुरातात्विक विशेषज्ञ को सही पता नहीं चल पाया है। केवल अनुमान के आधार पर विभिन्न इतिहासकार अलग अलग प्रकार से वर्णन करते हैं। फिर जाति की उत्पत्ति का इतिहास लिखने वाले लेखक ने कैसे ज्ञात कर लिए कि उनकी जाति की उत्पत्ति हजारों वर्ष पूर्व हुई थी। दूसरी ज्ञात काल की सभ्यता ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर ईसा सन तक है, अर्थात 600 वर्षों का समय है, जिसे बौद्धिक सभ्यता यानी बौद्ध काल की सभ्यता भी कहते हैं। इस काल में कौन से लोग थे या उनकी धर्म संस्कृति क्या थी या उनकी लिपि या भाषा क्या थी या उनका नाम क्या था या उन सबके साम्राज्यों का नाम क्या था अथवा उसके साम्राज्य में लोग कैसे रहते थे आदि की समस्त जानकारी पुरातात्विक विशेषज्ञों और पुरातात्विक संग्रहालय को है। लेकिन इन सबको जाति क्या थी, इसकी प्रामाणिक जानकारी या साक्ष्य बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। इस काल के लगभग हर सम्राट का शिलापट मौजूद है जिसमें किसी प्रकार की जाति व्यवस्था की जानकारी नहीं मिलती। इस काल के मुख्य सम्राटों के वंश और स्थापित करने वालों के नामों में संक्षिप्त चर्चा कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले ज्ञात सम्राट 6ठी ईसा पूर्व से मगध के हर्यक वंश का सम्राट बिंबिसार है। उसके बाद क्रम से शिशुनाग वंश के सम्राट शिशुनाग, नंद वंश के महापद्मानंद, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग, कण्व वंश के तथा इसके बाद क्रम से हिंद बैक्टीरियाई शासक, यूनानी शासक जो भारत में बस गए थे, मीनांडर, शक और कुषाण वंश के राजाओं का शासन रहा। इन सभी सम्राटों के समय बुद्ध की धर्म संस्कृति काफी उत्कर्ष पर थी और लिपि ब्राह्मी व भाषा प्राकृतिक पाली थी। इन सबको साक्ष्य प्रमाण के रूप में शिलापट हर और प्रचुर मात्रा में मिलता है, लेकिन जाति व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था की चर्चा का प्रमाण इन पुरातात्विक अवशेषों में कहीं नहीं मिलता।
तीसरी ज्ञात सभ्यता का काल ईसा सन से लेकर ईसा बाद 8वीं शताब्दी तक था। इस सभ्यता को भारत का स्वर्णिम काल भी बोला जाता है। इस सभ्यता के मुख्य सम्राटों में कुषाण वंश के कनिष्क, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वर्धन वंश के हर्षवर्धन और पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल और धर्मपाल का नाम आता है। इनके काल में लिपि ब्राह्मणी भाषा प्राकृतिक पाली की प्रमाणिकता पर प्राप्त होती है। साथ ही धर्म संस्कृति में बुद्ध का अवशेष उपस्थित है, परंतु इस काल में भी जाति और वर्ण की बनावट कहीं भी या कहीं तो किसी भी सम्राट के समय देखने को नहीं मिलती। इस कालखंड की सबसे बड़ी उपलब्धि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 415 ईस्वी से लेकर 450 ईस्वी के बीच का, जिसमें देश विदेश से शिक्षा ग्रहण करने लोग आते थे। उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण वर्णन नालंदा के अवशेष में समाहित है, जिसमें कहीं भी वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था की चर्चा नहीं मिलती। 8वीं सदी उपरांत ही पाल वंश के शासक धर्मपाल 750 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी के बाद से भारत में काफी बदलाव देखने को मिलता है। भारत की सभ्यता और संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, उपासना, वर्ण, जाति एक नयापन, प्रमाण और अवशेष सहित मिलना शुरू हो गया, जिसकी चर्चा आगे मैं कर रहा हूँ। 8वीं सदी के बाद से ही भारत की सभ्यता में वर्ण और जाति व्यवस्था के क्षेत्र में पहला बदलाव प्रमाणिक तौर पर राजपूत राजाओं की उत्पत्ति के साथ ही मिलना शुरू हो गया। साथ ही हिंदू व्यवस्था के तहत धार्मिक मंदिरों के निर्माण व स्थापना का समय भी शुरू हो गया। 9वीं और 10वीं शताब्दी के कुछ अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उस समय राजस्थान में राज करने वाले कुछ राजपूत परिवारों का उद्भव सूर्यवंशी राम और चंद्रवंशी कृष्ण से हुआ। कारण स्पष्ट है कि उस समय के सम्राटों के यहाँ रहने वाले ब्राह्मण या भाट दरबार अपने लाभ और प्रभुसत्ता को बनाए रखने हेतु अपने अपने सम्राटों को बढ़ा चढ़ाकर चरित्र चित्रण की। इन दरबारियों ने अपने ग्रंथों में उन राजाओं की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है और राजाओं की वंशावली को काल्पनिक ग्रंथों में वर्णित देवतानुमा पात्रों से जोड़कर दर्शाया, जिसके कारण इसके पूर्व उपलब्ध किसी भी अभिलेख में राजपूतों की चर्चा नहीं मिलती। लिपि व भाषा के तौर पर देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा की पांडुलिपि भी इसी समय से मिलना शुरू हो गया। प्रथम शंकराचार्य द्वारा मीमांसा पीठ के माध्यम से अर्थात भारत के चारों दिशाओं में अवस्थित पीठ के माध्यम से वर्ण आधारित मनुष्य की सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का समय भी यही रहा था। यानी इसी समय से ब्राह्मण और क्षत्रियों का मिलना शुरू हो गया, या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो छोटे छोटे सामंती राजाओं को राजपूती जाति में बदलाव का ब्राह्मणी कुचक्र आरंभ हो गया। 8वीं सदी के बाद भारतीय परिवेश में वर्ण आधारित सामाजिक परिवर्तन जोर पकड़ने लगा। ब्राह्मणी व्यवस्था के तहत राजपूत राजाओं का छोटे छोटे सामंती राजाओं में स्थापना राज्यों में स्थापित होना शुरू हो गया था, या दूसरे शब्दों में कहे तो छोटे छोटे सामंती राजाओं को राजपूत जाति में बदलने का ब्राह्मणी कुचक्र आरंभ हो गया। इसके परिणाम स्वरूप भारत में शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता का अंत हो गया तथा देश कमजोर होने लगा। तुर्क मुसलमान आक्रमणकारी लुटेरों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इसी समय से भारत की सभ्यता में जाति एवं उपजातियों का प्रादुर्भाव या उत्पत्ति का प्रमाण मिलता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 8वीं शताब्दी के बाद काल ही भारत में संस्कृत भाषा व देवनागरिक लिपि, ब्राह्मण धर्म व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और पूर्व की बौद्ध व्यवस्था को चलने हेतु मीमांसा स्कूल और शंकराचार्य पीठ की स्थापना का काल रहा। 11वीं और 12वीं शताब्दी आते आते भारतीय ब्राह्मण काल और राजपूत शासन काल में वर्ण आधारित जाति आधारित व्यवस्था के चरमोत्कर्ष के कारण भारतीय सामाजिक चरम आ गई थी। यह बात उस समय के देशी विदेशी सभी लेखकों की बातों से लंबी दास्तान के रूप में मिलती है कि उस समय सभी राजाओं के सैनिक छावनी में हर जाति के लिए खाने की व्यवस्था अलग अलग होती थी। भारतीय राजपूत शासक एक दूसरे के राजाओं को नीचा दिखाने हेतु विदेशी तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों से मदद लेना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 13वीं सदी के आरंभ से ही तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में अपने पैर जमा लिए और क्रम से भारत में उनकी सत्ता का विस्तार होता चला गया। पुनः 15वीं शताब्दी में भारतीय राजपूतों की सत्ता व्यवस्था तुर्क मुस्लिम शासकों के स्थान पर मुगलों अर्थात मध्य एशिया के मुस्लिमों की एक प्रजाति के अधीन हो गई। 15वीं और 16वीं सदी में भारतीय समाज ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जातियों के मकड़जाल में फंसकर पूरी तरह से बिखर गया। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ इसी समय बहुत सारे समाज सुधारक आगे आए, लेकिन ब्राह्मणों ने अपनी रक्षक क्षत्रिय शासकों के साथ मिलकर कठोर दमनात्मक कार्रवाई करते हुए कबीर आदि संतों के सामाजिक सुधार आंदोलन को दबाने का काम किया। फिर भी समाज सुधारक संतगण उस ब्राह्मणी वर्ण और जाति व्यवस्था से इतने ज्यादा दुखी थे कि वे अपने समाज सुधार आंदोलन को उसने बलपूर्वक रोकने के बावजूद भी नहीं रुके और उस आंदोलन को आगे बढ़ाते गए। वर्ण व्यवस्था के तहत निम्न जातियों के समाज सुधार को द्वारा चलाए जा रहे समाज सुधार आंदोलन की रही सही कसर तब और पूरी कर दी गई जब बहुजनों की अज्ञानता का लाभ उठाते हुए ब्राह्मणों ने इस बात का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया कि
समाज सुधारक लोग संत हैं और ये ब्राह्मणी धर्म अनुसार अपना मार्ग चुने हैं, इसलिए इनका समाज में मान सम्मान बढ़ा है। आप लोग भी अगर सम्मान पाना चाहते हैं तो हिंदू धर्म अनुसार कार्य करें। अब उस बढ़ते हुए समाज सुधार आंदोलन को रोकने हेतु ब्राह्मणों ने उसके समाज सुधार कार्यक्रम को धर्म से जोड़कर भक्ति आंदोलन या संत आंदोलन का नाम दे दिया और लोगों के बीच में काफी प्रसारित भी किया, ताकि बहुजन लोग अपनी अपनी जातियों के अंदर ब्राह्मणों के विषमता मूलक धार्मिक व्यवस्था के उत्थान हेतु धार्मिक आंदोलन चलाते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि अन्य बहुजन समाज के लोग ब्राह्मणों को फैलाए गए अंधविश्वास और असमान जाति बंधन में बनते चले गए। मुगल काल लीन 1526 ईस्वी से लेकर 1764 ईस्वी के आसपास का काल भारतीय व्यवस्था में सारी जातियों के वर्ण आधारित विभाजन का इस प्रकार उल्लेख मिलता है, जिसमें मैं व्यक्तिगत तौर पर ब्राह्मणी बकवास मानता हूँ। पहला ब्राह्मण, ब्राह्मण वर्ण, सम्राट, राजपूत, क्षत्रिय वर्ण, व्यापारी, वैश्य वर्ण, कृषक, पशुपालक, अन्य पेशागत समुदाय, सछूत शूद्र और मजदूर अछूत शूद्र। मुस्लिम शासकों के काल में 1206 ईस्वी के बाद से ही लागू में जब भारतीय हिंदू समाज पर जजिया टैक्स लगाकर ब्राह्मण वर्ग के लोग उस जजिया टैक्स के दायरे से बाहर हो लिए थे। दरअसल जजिया टैक्स का मूल उद्देश्य था कि कोई भी व्यक्ति इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करता तो वह इस्लाम धर्म का दुश्मन समझा जाएगा। इस कारण वह व्यक्ति मुसलमान सम्राटों को टैक्स देगा। मुगलों के इस प्रस्ताव पर ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के लोगों ने मुगलों से मिलकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ षड्यंत्र तो किया ही, लेकिन इस्लाम धर्म स्वीकार किया या नहीं किया इसका पुख्ता सबूत नहीं मिलता है। लेकिन मुगलों के बनाए जाल जजिया टैक्स से मुक्त जरूर हो गए थे। दूसरा प्रमुख वर्ण क्षत्रिय वर्ण था, जिसमें उस समय के भारतीय सम्राट या राजपूत लोग आते थे। कुछ सम्राट राजपूत मुगलों की शर्तों को नहीं मानकर जंगलों में पलायन कर गए और आज भी कुछ घुमंतु जाति बन गए हैं। कुछ राजपूत शासक मुगलों से युद्ध करते हुए मारे गए, जबकि बहुत सारे राजपूत शासक मुगलों की शर्तों को मानते हुए इस्लाम स्वीकार कर लिया। अकबरनामा के अनुसार ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण के लोग मुगलों से छुपे तौर पर पारिवारिक संबंध भी बनाने लगे थे। इसका स्पष्टीकरण आज के ब्राह्मणी समाज के विद्वानों को देना चाहिए। इस विषय पर आज के क्षत्रिय कहलाने वाले लोग या क्षत्रिय वर्ण धारण करने की रेस के दौर लगाने वाले विद्वान लोगों को भी इसका जवाब देना चाहिए, आखिर ऐसा क्यों। तीसरे अंतिम सछूत और अछूत शूद्र लोग उस जजिया टैक्स भुक्त भोगी थे और अंत तक भुक्ति भोगी ही रहे, लेकिन अपने स्वाभिमान को बचाते हुए उसने झूठी ब्राह्मणी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखा। यानी इन सछूत और अछूत के खून में गुलामी करने की गहरी प्रवृत्ति ब्राह्मणों ने 800 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक के काल में जबरदस्ती बैठा दी थी। भारतीय शासन व्यवस्था मुगलों की सत्ता कमजोर हो जाने के बाद 1764 ईस्वी के बाद अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया और ब्राह्मण वर्ण मुगलों के साथ छोड़कर अंग्रेजों के साथ हो लिया। साथ ही पुनः ब्राह्मण वर्ण इन सछूत और अछूतों पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया और 1872 ईस्वी में ब्राह्मणों की कुटिल चाल का पहला परिणाम यह दिखाई देता है कि भारत में अंग्रेज सरकार से मिलकर अपनी उसी काल में वर्ण व्यवस्था को सत्यापित और स्थापित करवाने के लिए वर्ण आधारित व्यवस्था की जनगणना करवाता है, जिसमें ब्राह्मण जाति को ब्राह्मण वर्ण सर्वोच्च वर्ग, रियासतदार या जमींदार को क्षत्रिय वर्ण सर्वोच्च वर्ग से नीचे, व्यापारी वर्ग को वैश्य वर्ण, कृषक मजदूर कर्मी पशुपालक सेवक कर्मकार को सछूत शूद्र वर्ग और परित्यज्य मजदूर सफाई कर्मचारी को अछूत शूद्र वर्ण में गिनती करवाकर पुरानी काल्पनिक व्यवस्था को संस्थापित और स्थापित करा दिया। उन्हें ब्राह्मणी व्यवस्था का परचम लहराते हुए ब्राह्मणों ने अंग्रेजों से मिलकर 1931 ईस्वी की जनगणना से प्रत्येक प्रदेश में भाषा और क्षेत्र के आधार पर भारत के बहुजन समाज को लगभग 65 जातियों में विभक्त करते हुए इन लोगों को एक नई खंडित जाति का प्रमाण पत्र दे दिया। भारतीय समाज में 1900 ईस्वी के बाद कुछ ऐसे विद्वान लेखक भी हुए जिन्होंने अपनी विद्वता और परिकल्पना का इस्तेमाल करते हुए अपनी अपनी जाति की उत्पत्ति से संबंधित अनेक किताबें लिखी। इसमें कुर्मी जाति की ही नहीं अपितु अन्य जातियों की भी किताबें मिलेंगी। अब आपको ध्यान देना है कि लेखकगण अपनी पुस्तकों में उस काल्पनिक युग को वैदिक युग, राम युग, रामायण युग और कौरव युग, पांडव युग, कर्ण युग, रावण युग, इंद्र युग, परशुराम युग, बलराम युग, कश्यप युग, वशिष्ठ युग, विश्वामित्र युग, अश्वत्थामा युग या अन्य कई प्रकार के नामों से सुशोभित युगों की चर्चा करते हैं। इन सभी युगों का समय था। भाषा, लिपि, धर्म का ज्ञान कहाँ और कब था ये बताने का कष्ट ब्राह्मण वर्ग करेगा क्या? इसके अतिरिक्त इन सब के बाद और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सभ्यता तक के बीच के समय में कौन सी सभ्यता, संस्कृति व लोग और जातियां थी, यह भी बताने का कष्ट करेंगे क्या? अगर इतनी जानकारी आपके पास है या थी तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय कौन सी भाषा, लिपि, सभ्यता, संस्कृति, धर्म और जातियां थी, ये भी बताने का कष्ट करें।
हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सब व्यवस्था के बाद से ज्ञात काल यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर ईसवी सन के आरंभ तक किसी प्रकार के वर्ण या जाति व्यवस्था का प्रमाण शिलापट अवशेष मिलता है क्या, ये भी बताने के कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व और ईसवी सन के बीच का समय यानी 600 वर्ष के ज्ञात काल का समय बुद्ध का समय रहा, जिसमें भाषा के प्रमाण के रूप में प्राकृतिक पाली और भाषा का शिलापट हमारे सामने मौजूद है। इसमें बुद्ध के अनुयायी के रूप में सम्राट बिम्बिसार और सम्राट अशोक काफी लोकप्रिय हुए। ऐसे इस ज्ञात काल के सभी सम्राटों की भाषा और लिपि, धर्म, संस्कृति का स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध है, जिसमें कहीं भी ब्राह्मण वर्ण जाति की चर्चा नहीं है। आखिर क्यों? फिर जातियों की उत्पत्ति की बात पूर्व काल में मिले अस्पष्ट समांतर शब्दों के आधार पर वर्तमान परिवेश में हमारे विद्वान लेखकों ने कैसे अपनी किताबों में लिख दिया। अगर लिख भी दी गए तो फिर उन नामों और शब्दों की चर्चा आगे के काल में क्यों नहीं मिलती, इसकी भी जानकारी उन्हें देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त लेखकगण इस काल्पनिक युगों के नामों की चर्चा के बाद ज्ञात काल को छोड़ते हुए सीधे 800 ईस्वी के बाद या 1600 ईस्वी के काल में पहुंचकर किसी जगह उपयुक्त शब्दों से तारतम्य मिलाते हुए जातियों का निर्माण कर देते हैं। पाठकगण आखिर क्या जातियों का निर्माण महज कुछ शब्दों और वाक्यों को तोड़ मोड़ कर लिख दिया है या पीढ़ी दर पीढ़ी होती है? जितने भी हमारे बीच के विद्वान लेखक महोदय हुए, उन्होंने जिस किसी भी जाति की किताबों का लेखन या रचना किए हैं, उनमें वे लोग सामान्य तौर पर सर्वप्रथम हड़प्पा मोहनजोदड़ो काल आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व से भी पूर्व काल यानी वैदिक काल, अज्ञात काल की चर्चा करते हुए सीधे मुगल काल पर आ जाते हैं 1526 ईस्वी में। या अज्ञात काल की चर्चा करते हुए मौर्य काल 320 ईस्वी और अंग्रेजों की 1764 ईस्वी के काल पर आ जाते हैं। लेकिन बीच के समस्त प्रमाणिक समय अर्थात 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी के बीच के अर्थात 3700 वर्ष के काल को भूल जाते हैं या अंतर्ध्यान होकर मौन साध जाते हैं। ऐसा क्यों? वस्तुतः भारत में जातियों की उपस्थिति या प्रमाणिक अभिलेख 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी पाल वंश के बाद के समय से मिलना शुरू हो जाता है, जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते आया है। इसमें प्रभावशाली, संपन्न और बुद्धिजीवी जातियों का प्रमाण मिलता है। इस काल को राजपूत और ब्राह्मण काल भी कहते हैं। लेकिन जो जातियां मेहनत कश, निरह, निरक्षर और निःशक्त हुआ करती थी, उनका प्रमाण और प्रसार अंधेरे कूपों में दब जाया करता था। इस कारण गरीब जातियां और उत्पत्ति की अवधारणा दब गई थी। लेकिन इन जातियों के अंदर जब कुछ लोग साधन संपन्न बन गए, तब प्रतिष्ठान पाने के लिए अपनी उत्पत्ति को काल्पनिक काल से जोड़कर देखना शुरू कर दिया, जिसका आधार बिल्कुल भ्रामक और तथ्यहीन है। जाति उत्पत्ति की विस्तार पूर्वक और प्रमाण के साथ चर्चा आगामी पुस्तक में मैं आपको दूंगा। मध्यकाल 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी के बीच में बहुत से विदेशी यात्री भारत की यात्रा पर आए और अपनी यात्रा के दौरान यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को नजदीक से देखा और उन्हें लिपिबद्ध करने का काम किया। मैंने कुछ ऐसी यात्रा वृत्तांत का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और पाया कि उसने यात्रा वृत्तांत में ज्यादातर भारत की मुख्य जातियों राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य की चर्चा ही मिलती है, जबकि दूसरी जातियों की चर्चा बहुत कम मिलती है। लेकिन एक फ्रांसीसी यात्री जिसे 17वीं सदी में भारत की यात्रा की थी और अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, वर्नियर की भारत यात्रा ने उसने पेज नंबर 143 पे कृषक जाति और खेतिहार नाम से संबोधित करते हुए इनकी छोटी सी चर्चा की। भारत में कृषि कार्य तो एक समाज होता था जिसको आज शायद हम लोग कुर्मी, कोरिया, पाटीदार, लोध, धानुक, सैथवार, महतो, कुनवी, कुटुंबी, कम्मा, कापो, रेड्डी या अन्य नाम से संबोधित करते हैं। इस समाज के बारे में वर्णिय लिखते हैं कि भारत में खेतिहार समाज काफी गरीब हुआ करता था, जिसका मुख्य कारण यह था कि समाज मुगल सम्राट से ज़्यादा उसके दरबारी, रियासतदार और जमींदार से ही परेशान और त्रस्त रहता था। राजधानी से ज़्यादा दूर होने की वजह से उनके भूक्षेत्र पर दरबारी, रियासतदार, जमींदार और तहसीलदारों का प्रभाव ज़्यादा रहता था और ये लोग किसानों से लगान के अलावा सामंती प्रवृत्ति का उपयोग करते हुए कृषक के घर में या खेती में पड़ी फसल को भी लूट लेते थे और उन्हें मानसिक, शारीरिक रूप से काफ़ी प्रताड़ित भी किया करते थे, जिसकी वजह से कृषक परिवार मानसिक रूप से विक्षिप्त रहा करता था। इस कारण किसानों को गृहस्थ जिंदगी काफ़ी दयनीय रहती रही। उनकी गृहस्थ जिंदगी में प्रथम तो उनके परिणाम स्वरूप वंश वृद्धि भी सही रूप से नहीं हो पाती और अगर वंश वृद्धि होती भी तो उनके बच्चे कुपोषित और भुखमरी का शिकार होकर काल के गाल में समा जाते। ये लोग रियासतदार और जमींदारों के शोषण से ऊब कर अक्सर एक सीमा से दूसरी सीमा में पलायन करते रहते थे। इस कारण इनके घर भी स्थायी और पक्की ईंटों के नहीं होते थे। इनके घर मिट्टी और घास फूस के बने होते थे। अधिकतर खेतिहर परिवारों के दिलो दिमाग में यह बात बैठ गई कि मेहनत और मजदूरी हम लोग करते हैं और ये रियासतदार और जमींदार आता है और हम सबको लूट के ले जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे खेतिहर परिवार जमींदारों के आतंक से जंगलों में पलायन कर गए और बाद में जंगलों के अंदर ये जीविकोपार्जन का साधन खोज लिया और वहीं जीवन बिताने लगे। पश्चिमी भारत के कुछ खेतिहर परिवार के लोग जमींदार और रियासतदारों के आतंक से बचने के लिए
उनके सिपाहियों के यहाँ घोड़ों की देखभाल या घरेलू कार्य, कृषि कार्य, बागवानी करने की नौकरी का काम करने के लिए लग गए थे, जो बाद में जोधपुर गजट की संख्या 2240 से सैनिक, खेतियार या सैनी के नामों से प्रसिद्ध हुए। इस आदेश की गजट की प्रति नीचे दे रहा हूँ मैं आपको, ये स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं। देश में अंग्रेजी सरकार के आने के बाद कृषक परिवार की जिंदगी में कुछ परिवर्तन का दौर शुरू हुआ, लेकिन यहाँ भी पूर्व के सभी दरबारी और रियासतदार बाधक बनकर खड़े हो गए, क्योंकि अब पूर्व के सभी दरबारी और जमींदार और रियासतदार लोग मुगल को छोड़कर अंग्रेज सरकार की चमचागिरी में आ गए थे। दूसरी तरफ अंग्रेजों को भी किसानों से लगान वसूलने हेतु एक माध्यम चाहिए था, अतः मुगलों के अधीन कार्यरत पुराने सभी जमींदार और रियासतदारों को पुनः अपने अधीन नियुक्त कर लिया। लेकिन अंग्रेज मुगलों से ज़्यादा समझदार और व्यवस्थित रूप से शासन चलाने वाले लोग थे, इसलिए पहले के मुगल शासक ने लगान वसूल करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करते हुए नई व्यवस्था बनाई, जिसके अंतर्गत निचले स्तर का तहसीलदार या जमींदार यदि अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं होता या उनकी लापरवाही दिखती या किसी प्रकार की लगान वसूल प्रक्रिया में कमी दिखती तो उनकी जमींदारी को बेचा या नीलाम किया जा सकता था और उसी नीलामी प्रक्रिया में उस इलाके का कोई व्यक्ति भाग ले सकता था। इसी वजह से बाद के समय में कुछ खेतियार कृषक परिवार भी इस नई जमींदारी प्रक्रिया में भाग लेकर उस जमींदारी हिस्सा का कुछ भाग खरीद जमींदार बन गए थे। दूसरी ओर अंग्रेजी सरकार के ऊपर विश्वव्यापी संगठन होने के नाते अन्य देशों का दबाव हमेशा बना रहता था कि भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक कुरीतियों को कम से कम किया जाए। इन दो वजहों से अंग्रेजी शासनकाल में भारत में कुछ अमूलचूल परिवर्तन की शुरुआत देखने को मिली। प्रथम तथ्य, कुछ किसान परिवार के लोग 1800 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी के बीच मेहनत और बचत करते हुए अंग्रेज सरकार के अंदर एक आना से लेकर 16 आना, उस जमाने की एक प्रकार की हिस्सेदारी मापने का तरीका तक की जमींदारी खरीदी। इसके प्रमाण के रूप में देश के कुछ भागों में पुराने प्रतिष्ठित जमींदार परिवारों को देख सकते हैं। द्वितीय तथ्य, अंग्रेज सरकार को समाचार पत्र के माध्यम से और सामाजिक संगठन के दबाव में आकर नहीं चाहते हुए भी अपने अधीनस्थ सरकारी और रियासतदारों के ऊपर कुछ बंदिशों को लगाना पड़ा था, जिसकी वजह से इन दरबारी और रियासतदारों ने अपने स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज भी उठाई। इन सभी तथ्यों की चर्चा करना मैंने इसलिए आवश्यक समझा क्योंकि मुगल काल के पूर्व समय तक कृषि कर्मी के अंदर आज के जैसा सामाजिक विभाजन मौजूद नहीं था, परंतु मुगल काल और उसके बाद में कृषक समाज पर सामंतीवादी जमींदारी और रियासतदारों के घोर अत्याचार की वजह से कृषकों को एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन करना पड़ा, जिसका असर हर कृषक समूह पर पड़ा और अब कृषक जातीय समूह को नई जगहों पर उसके पुराने जगह में प्रचलित शब्दों से और जाति सूचक नामों के द्वारा संबोधित होना पड़ा और पीछे छोड़े हुए पुराने जातीय समूह से कटते जाना इनकी नियति बन गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कृषक समाज प्रत्येक नई जगह पर नए नए नामों से संबोधित होता रहा और एक समय ऐसा भी आया जब इन कृषक समाज की गिनती सैकड़ों उपजातियों के रूप में होने लगी। दूसरी ओर अंग्रेजी काल में सामाजिक संगठनों का समाज सुधार आंदोलन बढ़ता जा रहा था। इस वजह से अब कुछ कृषक समूह थोड़ी राहत और स्थायित्व महसूस करने लगे थे। परिणाम स्वरूप वे लोग अंग्रेजी सरकार से एक आने से लेकर 12 आने तक की जमींदारी भी खरीदने लग गए थे। अब ये नए कृषक जमींदार परिवार पूर्व के अन्य जमींदारों की बराबरी में आने लगी, जिसकी वजह से इनके अंदर अकड़ और पकड़ ब्राह्मणी व्यवस्था की ओर ज्यादा दिखने लगी और अपने आप को काल्पनिक वैदिक साहित्य के द्वारा वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय वर्ण या अन्य नामों में बराबरी करते हुए कृषक समाज के अंदर रहते हुए भी अपने लिए अलग से संबोधन और पहचान बनाकर रहने लगे और बाद में एक नई उपजाति के रूप में उभरे, जैसे सैंथवार, मल्ल, गंगवार, चंद्रोल, सच्चान, कटियार, अवधिया, घमेला, उसरेड, गौड़, चंद्राकर, रेड्डी, पाटीदार, पाटेल, पवार, अंजना, कम्मा आदि। इस वजह से कृषक समाज के अंदर ब्राह्मणों और अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति में बहुत बढ़ावा मिला। इस नीति के तहत ब्राह्मणों और अंग्रेजों में मिली भगत से 1872 ईस्वी में वर्ण आधारित जनगणना करते हुए कृषक वर्ग की सभी उपजातियों को सछूत सूत्र में समाहित कर दिया। आगे ब्राह्मणों और अंग्रेजों ने पुनः 1931 ईस्वी में जाति आधारित जनगणना करवाकर कागजी तौर पर विभाजन को सत्यापित करने का काम भी किया, जिसमें ब्राह्मणों ने कृषक वर्ण को हर वर्णों में जगह देते हुए किसी भी राज्य में स्वर्ण बनाया तो किसी जगह में पिछड़ा बनाया, तो किसी राज्य में अनुसूचित जाति बनाया तो किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति बनाया और आगे इन कृषक जातियों के समूह को करीब 1500 उपजातियों में विभाजित कर दिए। इन विभाजन का दुष्परिणाम आज बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कृषक वर्ग में देखने को मिलता है।
संक्षिप्त में कहा जाए तो भारत के अज्ञात काल से लेकर ज्ञात काल के समय का अध्ययन करने पर साफ दिखता है कि जाति उत्पत्ति से संबंधित अज्ञात काल के समय का किसी भी प्रकार का अवशेष प्रमाण नहीं मिलता है, जबकि ज्ञात काल का अवशेष और प्रमाण बहुत सारा मिलता है। लेकिन उस काल में ब्राह्मण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और जाति उत्पत्ति से संबंधित प्रमाण निश्चित तौर पर 800 ईस्वी के लगभग के समय तक में नहीं मिलता। सिर्फ कहीं बातों के प्रयोग मात्र से कुछ लोग उसे जाति सूचक मानकर देखते हैं, लेकिन उन्हीं बातों से आगे उसे नकारना भी पड़ता है। भारतीय समाज में सीधा और सुस्पष्ट प्रमाण के तौर पर ब्राह्मण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की संरचना का प्रमाणिक और सत्यापित समय 800 ईस्वी के बाद से ही दिखाई देता है। इसका पहला और सुस्पष्ट प्रमाण भारत में उस समय के सभी सम्राटों की जाति में परिवर्तन होना और अपने आप को राजपूत के नाम से संबोधित करना, यानी राजपूत काल। दूसरा प्रमाण भारतीय सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मणी व्यवस्था को बनाना, यानी प्रथम शंकराचार्य पीठ का स्थापित होना है। तीसरा प्रमाण भारत के सभी मंदिरों का निर्माण काल भी इसी समय का होना, इसके बाद का होना है। चौथा प्रमाण भारत के अंदर पूर्वकालीन व्यवस्था को ज्ञान और कर्म विभाजन के आधार पर हर मनुष्य की योग्यता के अनुसार स्थानांतरित होता था, उसको अनुवांशिक तौर पर परिवर्तित करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी करना, जो आगे चलकर जाति के रूप में संबोधित हुआ। पांचवा प्रमाण सम्राट अशोक या अन्य किसी भी शासक के शिलापट में जाति अथवा वर्ण की जानकारी नहीं मिलना। छठा प्रमाण सन 800 ईस्वी से पूर्व भारत में अनेक विदेशी शासक आए, लेकिन वे भारत की सभ्यता और संस्कृति को अपनाकर भारतीय हो गए, यानी वे सभी भारत की जाति भिन्न बौद्ध संस्कृति बुद्ध को मानते हुए बौद्ध में हो गए। परंतु 800 ईस्वी के बाद जितने विदेशी शासक आए वो ब्राह्मणी संस्कृति में हमेशा अलग रहे, क्योंकि ब्राह्मणी संस्कृति में दूसरों को आत्मसात करने की क्षमता नहीं थी, जो आज भी मौजूद है, जबकि बौद्ध संस्कृति में दूसरों को अपनाने की क्षमता थी। ज्ञातव्य कि भारत के अंदर ब्राह्मणी व्यवस्था के तहत अनेक ग्रंथों की रचना की गई। इसमें वर्ण जाति जैसी व्यवस्था की चर्चा करने वाले सभी ग्रंथों की रचनावली लिपि और देवनागरी भाषा संस्कृत है। इन ग्रंथों को सत्यापित समय 800 ईस्वी के बाद का है, क्योंकि इस पूर्व भारत में कभी भी देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा की पांडुलिपि नहीं मिली। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा में रचे समस्त ग्रंथों का रचना काल 800 ईस्वी के बाद का ही है, जिनमें वर्ण जाति के निर्धारण की चर्चा है। ज्ञातव्य कि 800 ईस्वी के पूर्व में मिली प्रमाणिक लिपि और ब्राह्मी और भाषा पाली प्राकृत थी। भारतीय इतिहास से प्राप्त अवशेषों और परंपराओं को देखने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 800 ईस्वी से पहले की सभ्यता जाति रहित थी और कर्म प्रधान थी। इसके अतिरिक्त 800 ईस्वी से पूर्व जितने भी सम्राट हुए सबों ने अपने आप को ब्राह्मणी व्यवस्था और जाति व्यवस्था के बिल्कुल अलग रखा था, क्योंकि उनके प्राप्त सिक्कों और अभिलेखों में अन्य सभी तत्वों की चर्चा है, परंतु जाति वर्ण की चर्चा नहीं है। यदि जाति और वर्ण उस समय होते तो निश्चित रूप से उनकी चर्चा उनके अभिलेखों में मिलती। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पूर्वजों के नाम या स्वयं के नाम पर वंश परंपरा बनाकर सामाजिकता का निर्वहन किया करते और इसकी चर्चा अभिलेखों में भी की है। दूसरी ओर पूरे भारत में छोटे छोटे कबीलों की आबादी थी, जो अपने जीविकोपार्जन हेतु मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और विनिमय पर निर्भर थी। यह व्यवस्था 800 ईस्वी के बाद से भारत के अंदर सुविधा अनुसार से हटकर वंशानुगत पेशे में बदल गई और एक कृषक कर्मी नाम से समाज या जाति व्यवस्था का रूप लेने लगा। इस कृषक कर्मी समाज को गुजर बसर करने जाति के नाम से भी संबोधित किया जाता था। आगे चलकर इसी कृषक कर्मी शब्द का विशेषण या अपभ्रंश होते होते कृषक कनवी, कृषक कुटुंबी, कृषक कुनवी, कृषक कापो, कृषण कुर्मी, कृषक कोयरी, कृषक कंबा, कृषक गुजर जैसे अन्य नामों से संबोधित होने लगा, जो आज के समय में एक जाति का समूह बनकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति रूप में समाहित हो गया। इसी का दुष्परिणाम है कि भारत में कृषि कर्मी प्रजाति बहुसंख्यक होते हुए भी इकट्ठे नहीं और विभिन्न नामों के विविध 100 से 150 सालों से अपने आप की स्वतंत्र पहचान बनाए रखने में विश्वास रखते हैं। जबकि आप इतिहास के कालखंड में आज से 200 से लेकर 500 वर्ष पूर्व जाकर देखेंगे, तब ये बहुसंख्यक कृषि कर्म एक ही नाम खतिये, बाद में खेतियार या फिर कृषक, पाली और संस्कृत अनुसार परिवर्तन से संबोधित होते थे। एक प्रकार से देखा जाए तो कृषि कर्मी समाज का मुख्य लक्ष्य था धरती का सीना चीरकर सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना था। कितना ऊंचा विचार था कृषि कर्मी समाज का, लेकिन इसी अच्छी और मेहनत कर समाज की अच्छी और नेक सोच पर उस ठग और धूर्त ब्राह्मणी व्यवस्था की कुदृष्टि पड़ गई। इन सबका दुष्परिणाम यह हुआ कि समाज को जबरदस्ती ब्राह्मणों ने समाज का परित्यक्त अंग बना दिया और विषम ब्राह्मणी व्यवस्था को कृषक समाज के भोले वाले गरीब लोग सामंतों के डर से अंगीकार करते चले गए और आगे ये बात इनकी रगों में बैठकर इतनी फैल गई कि आज कृषक समाज ब्राह्मणी गुलामी की अंधभक्ति में लीन है और उस ब्राह्मण व्यवस्था से निकलने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर कुछ और नए कृषक कर्मी समाज में अपनी मेहनत और जमींदारी खरीदकर संपन्न हुए थे। वे लोग उस ब्राह्मणी व्यवस्था के तहत अपने सगे भाई को छोड़कर ब्राह्मणी व्यवस्था में क्षत्रिय बनने को आते हैं, यानी एक और तो अपनी गरीबी, मजदूरी और अशिक्षा से दूसरों के द्वारा सिखाए गए सगा भाई है जो आज भी मजबूरी में मानसिक गुलामी में जी रहा है, और दूसरी ओर क्षत्रिय बनने को आतर भाई है जो जानबूझकर उस गुलामी की मानसिकता से निकलने
निकलना ही नहीं चाहता। आज उनको ब्राह्मणों की गुलामी छोड़कर स्वाभिमान के साथ जीने की जरूरत है। आज के कुछ संपन्न कृषककर्मी अपनी पहचान को बदलकर उस ब्राह्मणी व्यवस्था में क्षत्रिय बनकर अपनी झूठी अकड़ पकड़ बनाने में व्यस्त हैं। ऐसी आदरणीय भाइयों से आग्रह है कि अपनी सच्चाई को जानिए और पूर्व में हुए अपने पूर्वजों पर हुए अत्याचार के पारितोषिक समर्पण की भावना रखते हुए अपने गरीब भाइयों ब्राह्मणों के छल प्रपंच में फंसने के बजाय और अपने अशिक्षित गरीब परित्यज भाई को सप्रेम गले लगाए। हो सकता है कि एक दूसरे भाई के बीच बिगड़े संबंधों की दूर या पुरानी पड़ने की वजह से शुरुआत में कठिनाई भी आए, लेकिन किसी काम में लगातार प्रयास करते रहने की सफलता का मूल मंत्र होता है। क्या आज हम लोग पुनः उस ब्राह्मण व्यवस्था की मानसिक गुलामी से निकलकर एक दूसरे के नाम से संबोधित नहीं कर सकते? दोस्तों, ये किताब आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसी तरह की मैं किताबें आपके सामने लेके आता रहूँगा। आपके कमेंट्स और लाइक मेरा मोटिवेशनल बनाते हैं, तो आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।